नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ये है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का वॉल्यूम 50। इसमें हम रिवाइज करेंगे जुलाई और अगस्त के राजस्थान करंट अफेयर्स। इसमें जो कवर है करंट अफेयर्स वो है 16 जून से लेके 15 अगस्त तक के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके अंदर इंडेक्स देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या कवर है इसके अंदर। राजस्थान सरकार की प्रमुख निर्णय और घोषणाएं हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान सरकार की प्रमुख नीतियाँ डिस्कस करेंगे। आर्थिक परिदृश्य राजस्थान के संदर्भ के अंदर वो डिस्कस करेंगे। जो भी एमओयू हुए हैं इम्पोर्टेंट, वो हमारा फोकस रहेगा इसमें। समिति और आयोग ये डिस्कस करेंगे। योजना, परियोजना, पहल और कार्यक्रम, रिपोर्ट, इंडेक्स और उपलब्धि, ऐप और पोर्टल इम्पोर्टेंट, नवाचार जो किए गए हैं वो डिस्कस करेंगे। चर्चित व्यक्ति और नियुक्तियाँ जो हुई है राजस्थान में, चर्चित स्थल कौन कौन से हैं, सम्मेलन, बैठक और कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कशन रहेगा। मेला और महोत्सव के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन, अभियान और पहल। इसके बाद में पर्यावरण और पारिस्थितिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राजस्थान के संदर्भ में, विविध मिसलेनियस इंसिडेंट्स। इसके बाद में पुरस्कार और सम्मान, खेलकूद और घटनाक्रम, ये सारे हम डिस्कस करेंगे इस अंक के अंदर। इसके बाद में हम रिवाइज करेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है, जोधपुर में आयोजित हुआ है 79th राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। कहाँ पर आयोजित हुआ है ये याद रखना है। जोधपुर के अंदर आयोजित हुआ है 15 अगस्त। ये था 79th जो है इंडिपेंडेंस डे। तो इसका राज्य स्तरीय समारोह कहाँ पर हुआ है? जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया है। भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण करके यहाँ पर परेड की सलामी ली है। अब मुख्यमंत्री जी ने जो संबोधन दिया है यहाँ पर, उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? इन्होंने नया नारा दिया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान को भी इन्होंने जोड़ा है। तो याद रखना, पहले जय जवान जय किसान था, इसके बाद में जय विज्ञान जोड़ा गया था और अब हो गया है जय अनुसंधान भी इसके अंदर जोड़ दिया गया है। जल प्रबंधन में यमुना जल समझौते पर सर्वे शुरू किया गया है और नवनेरा बैराज का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 5 वर्ष में 50 करोड़ जो है पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। ये भी पूछ सकता है कि मिशन हरियालो राजस्थान अभियान में कितने पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है? तो अगले 5 वर्षों में हमको लगाने हैं 50 करोड़ पौधे। नेक्स्ट, इन्होंने संबोधन में कहा है कि ऊर्जा और सड़क, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 इन्होंने जारी की है। 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क तैयार करने का टारगेट रखा गया है। तो पौधे हमको लगाने हैं 50 करोड़ और 53,000 किलोमीटर का सड़क का नेटवर्क भी तैयार करना है अगले 5 सालों में। आर्थिक विकास के लिए राइजिंग राजस्थान के 35 लाख करोड़ के जो निवेश प्रस्ताव है इनको धरातल पर उतारा जा रहा है। मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो देश में स्थान है पहला। सामाजिक कल्याण के बारे में क्या घोषणा की है? 450 रुपये में गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, लाडो प्रोत्साहन योजना में 1.5 लाख का सेविंग बॉन्ड जैसी योजनाओं का उल्लेख किया गया है। तो सामाजिक कल्याण के लिए इन्होंने बोला है कि 450 में हम गैस सिलेंडर देंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 25 लाख रुपए तक का जो है निःशुल्क इलाज हो जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना में 1.5 लाख का सेविंग बॉन्ड, ये इन्होंने योजनाओं का उल्लेख किया है इसके अंदर। महिला सुरक्षा को लेकर 500 जो है कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 65 एंटी रोमियो स्क्वाड की भी पहल की गई है। पुरस्कार और सम्मान कौन कौन से दिए गए इसमें? राष्ट्रपति पुलिस पदक, तो एडीजी एटीएस और एसओजी विजय कुमार सिंह को सम्मानित किया गया है इसके अंदर, वीके सिंह जी को। योग्यता प्रमाण पत्र सवाई माधोपुर कलेक्टर है कानाराम और 12 कलेक्टर है रोहितासु सिंह तोमर सहित 11 अधिकारियों को प्रदान किया गया है योग्यता प्रमाण पत्र। इसके अलावा अन्य पुरस्कृत अधिकारी है राजीव जैन, डॉक्टर बलराम शर्मा, रोहितास जाट, लालचंद कुमावत, डॉक्टर सुदीप कुमावत, नेमीचंद शर्मा, अनिल कुमार कौशिक, राम प्रकाश और दीपिका। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है कि वीके सिंह को जो है राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ये एडीजी और एटीएस है। अभी एसओजी जो चल रही है उसके
परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें तो परेड का नेतृत्व किया है आईपीएस हेमंत कलाल ने। किन्होंने किया है? हेमंत कलाल ने किया है परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम का नेतृत्व, जिसमें विभिन्न सुरक्षा बल और स्कूली टुकड़ियों ने भाग लिया है। राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात के लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ इसके अंदर दी है। नेक्स्ट, दिव्यांश एस भारद्वाज को मिला है राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ सरपंच का अवार्ड किसको मिला है? दिव्यांश एस भारद्वाज को। तो याद रखिए, दिव्यांश एस भारद्वाज को मिला है सर्वश्रेष्ठ सरपंच का खिताब, अवार्ड मिला है ये। तो 79वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 के अवसर पर राजस्थान के टोंक जिले की आंवला ग्राम पंचायत के सरपंच है दिव्यांश एम भारद्वाज। इनको राज्य का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार प्रदान किया गया है। आंवला ग्राम पंचायत कहाँ की है? ये टोंक जिले की है। यह सम्मान जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त 2025 को आयोजित हुआ था। राज्य स्तरीय एट होम समारोह के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा दिया गया था। इस दौरान श्री शर्मा ने 14 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक तथा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 5 लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया था। दिव्यांश जो है राजस्थान के 41 जिलों की 11,341 ग्राम पंचायतों में से एकमात्र सरपंच है जिन्हें ये सम्मान मिला है। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायत है ये भी याद रखने का डाटा है, कितने ज़िले हैं ये भी याद रखने का डाटा है। तो 41 जिलों के अंदर कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 11,341 ग्राम पंचायतें। इन्होंने क्या किया है? स्विट्ज़रलैंड से MBA किया है। इसके बाद में गांव लौटे और विकास कार्यों से आवा को एक मॉडल विलेज बनाया इन्होंने, जिसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे बेहतर सड़कें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और स्वच्छता पर इन्होंने जोर दिया है। आवा मॉडल जो है इसको महाराष्ट्र के 4 जिलों ने अपनाने की घोषणा की है। तो महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, इसमें जो है महाराष्ट्र ने इसको अपनाया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। टोंक जिले का है आंवला ग्राम पंचायत और यहाँ के हैं दिव्यांश एम भारद्वाज। इनको मिला है कौन सा पदक? इनको सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अन्य सम्मानित व्यक्ति और संस्था कौन कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार जैन, ये सीकर के हैं। चिकित्सा और समाज सेवा हेतु इनको सम्मानित किया गया है। पारुल पाटनवाला, ये जयपुर की है, ज्वेलरी डिजाइन के लिए सम्मानित किया गया है। कोमल वर्मा सलूजा कोटा की है, असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। दौलपुरा ग्राम पंचायत भीलवाड़ा जिले की है। मांडलगढ़ पंचायत समिति की दौलपुरा ग्राम पंचायत को पौधारोपण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता के लिए प्रदान किया गया है। राजस्थान सरकार के प्रमुख निर्णय और घोषणाएं क्या क्या है देखिए। प्रदेश की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब का बस्सी जयपुर में शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो प्रदेश की पहली है ये सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब। ठीक है, कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है? बस्सी जयपुर के अंदर। तो बस्सी के अंदर किया गया 11 अगस्त 2025 को। उद्घाटन किसने किया है? पशुपालन मंत्री है जोराराम कुमावत इन्होंने। संचालन और सहयोग, इस अत्याधुनिक लैब का संचालन कौन करेगा? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB आनंद गुजरात का तकनीकी सहयोग रहेगा। समझौता ज्ञापन तो MOU किया गया है। तो बस्सी सीमेन स्टेशन के प्रबंधन हेतु RCDF, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड यानी RLDB और NDDB डेयरी सर्विसेज के बीच में एक त्रिपक्षीय MOU पर साइन किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है। प्रदेश में 90% तक बछड़ियों यानी मादा पशुओं का जन्म सुनिश्चित करना है इसका उद्देश्य। ठीक है, मतलब 90% अपनों को मादा पशु उत्पन्न करने हैं। राज्य में दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाना है, पशुपालकों की आय को बढ़ाना है इसका उद्देश्य। उच्च गुणवत्ता वाले सीमेन का उत्पादन करना और उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है इसका उद्देश्य। उत्पादन और मूल्य निर्धारण, तो लैब की वार्षिक उत्पादन क्षमता है 10 लाख सीमेन डोज और सेक्स सॉर्टेड सीमेन की दर है 339 प्रति डोज निर्धारित की गई है। तो 239 प्रति डोज निर्धारित की गई है सेक्स सॉर्टेड सीमेन की दर। तो ये भी याद रखना है, 239 रुपये। अगला है ऊँटों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बनेंगे राजस्थान कैट अधिनियम 2015 के नियम। तो राजस्थान ऊँट अधिनियम 2015 के नियम बनेंगे ऊँटों के संरक्षण और संवर्धन के लिए। ठीक है,
तो ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? पशुपालन विभाग के द्वारा लिया गया है। राजस्थान ऊंट वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 2015 के लिए नियम बनाए जाएंगे। यह निर्णय जो है पशुपालन मंत्री है जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में जो है 30 जुलाई 2025 को बैठक में लिया गया है। ठीक है, तो नियम बनाए जाएंगे इसके लिए। इनका उद्देश्य क्या रहेगा? इन नियमों का उद्देश्य ऊंट पालकों के लिए ऊंटों को चराई है, कृषि कार्यों में या पशु मेलों के लिए अन्य राज्यों में ले जाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। मुख्य बदलाव क्या आएगा? ऊंटों के परिवहन की अनुमति के लिए जिला कलेक्टर के साथ साथ अब उपखंड अधिकारी जो है इसको भी सक्षम अधिकारी के रूप में अधिकृत किया जाएगा। इसके लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की जाएगी। संबंधित निर्देश राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी आरसीडीएफ के माध्यम से ऊँटनी के दूध के विपणन के लिए एक कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। तो हाल ही में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्य जोड़े जाएंगे। ठीक है, यह निर्णय आयोग पर बढ़ते कार्यभार को कम करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस बदलाव के बाद आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 7 थी पहले, अब हो गई है 10। तो याद रखिए आरपीएससी में सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 और 1 है अध्यक्ष, यानी टोटल 11 है इसमें। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियमन 1974 के विनियमन 3 में आवश्यक संशोधन किया गया है। आरपीएससी महत्वपूर्ण संवैधानिक और परीक्षा उपयोगी तथ्य देखिए। संवैधानिक आधार है इसका भारतीय संविधान का आर्टिकल है 315 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 315 अनुच्छेद के तहत। नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 316 के तहत आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कार्यकाल की बात करें तो इस अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये भी याद रखना है। पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि आरपीएससी अध्यक्ष या सदस्यों को नियुक्त भले ही राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें पद से केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? आर्टिकल 317 में। ठीक है, तो तीनों आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। 315 है, 316 है, 317 है। 315 में क्या है कि हर राज्य के अंदर एक लोक सेवा आयोग होगा। 316 के अंदर क्या है? आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और केवल इनको राष्ट्रपति ही पद से हटा सकता है। ये दिया गया है आर्टिकल 317 में। प्रदेश के 100 किसान करेंगे विदेश का दौरा, नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत प्रदेश के 100 किसानों के विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण को स्वीकृति दी है। चयनित किसान जो है इस प्रशिक्षण के तहत किसान उत्पादक संगठन एफपीओ से जुड़े 100 प्रगतिशील किसानों का चयन किया जाएगा। भ्रमण के देश और अवधि, तो भ्रमण के देश कौन कौन से हैं देखिए। नीदरलैंड में जाएंगे ये, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, न्यूजीलैंड में जाएंगे, ब्राज़ील में जाएंगे। अवधि क्या रहेगी? अवधि रहेगी नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच में ये जाएंगे और 7 दिवसीय भ्रमण विभिन्न बैचों के अंदर आयोजित किया जाएगा, यानी 7-7 दिन के लिए जाएंगे। कितने किसान हैं ये? 100 किसान हैं। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की नवीनतम तकनीकों और नवाचारों से परिचित करना इसका उद्देश्य है। सफल विदेशी जो है कृषि सहकारी समितियों के संचालन का अध्ययन करना जो एफपीओ के समान है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3 नई जेवी यानी जॉइंट वेंचर कंपनियों को मंजूरी दी गई है। कौन कौन सी है ये याद रखिए। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने, पीक लोड डिमांड को पूरा करने और बिजली उत्पादन में वित्तीय भार को कम करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल और 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी पीएसयूज के बीच में 3 जॉइंट वेंचर यानी जेवी कंपनियों के गठन को मंजूरी दी है। अब देखिए यह कदम जो है राज्य सरकार और केंद्रीय पीएसयू के बीच में 8 अगस्त को हुआ था। 8 अगस्त और 29 सितंबर 2024 को हुए एमओयू के तहत उठाया गया है। ठीक है, पहले एमओयू हुआ था, अब इसको मंजूरी दी गई है। अब देखिए कौन कौन सी है ये। फर्स्ट है आरवीएनएल और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल के बीच में एमओयू हुआ है। ठीक है,
तो इसमें हिस्सेदारी कितनी रहेगी, आईजीएल की 74% रहेगी, आरवीएनएल की 26% रहेगी। ये जो परियोजना है 500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना है। निवेश इसके अंदर 2000 करोड़ का आएगा। दूसरा जो है ये है आरवीएनएल और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच का जो है एक कंपनी बनेगी। इसके अंदर ऑयल इंडिया लिमिटेड की भागीदारी रहेगी 50% और आरवीएनएल की भागीदारी रहेगी 50%। इसमें 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा जो है परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसमें 5000 करोड़ का हमारा निवेश आएगा, ठीक है। तीसरा है आरवीएनएल और गेल इंडिया लिमिटेड के बीच में एमओयू हुआ है, जिसमें 50-50% में हिस्सेदारी रहेगी दोनों की। और इसके अंदर जो मौजूदा प्लांट है, हमारे धौलपुर का प्लांट है 300 मेगावाट का और रामगढ़ का है 270.50 मेगावाट का। ये दोनों ही गैस पावर प्लांट है। इनका संचालन कौन करेगा, इनका संचालन करेगा गेल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। गैस आपूर्ति गेल के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। 750 मेगावाट सौर ऊर्जा और 250 मेगावाट पवन ऊर्जा की नई परियोजनाओं की भी स्थापना की जाएगी और इसमें लगभग 4200 करोड़ का निवेश आएगा। नेक्स्ट है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में संशोधन किया जाएगा, ठीक है। तो राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य जो है उन बड़े निवेशकों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सुगम बनाना है जिन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत एमओयू किए थे, लेकिन जिनके पास अभी तक पावर परचेज एग्रीमेंट यानी जिस पीपीए या ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये संशोधन किया गया है। तो देखिए संशोधन के प्रमुख प्रावधान क्या है। इसमें जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, यह संशोधन विशेष रूप से उन निवेशकों पर लागू होगा जिन्होंने 1000 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता की अक्षय ऊर्जा या ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए एमओयू पर साइन हुए हैं। तो इसके लिए वही एलिजिबल रहेगा जिन्होंने 1000 मेगावाट से ज़्यादा के एमओयू पर साइन किए हैं। इसके बाद में भूमि आवंटन की प्रक्रिया, लैंड अलॉटमेंट क्या रहेगा। पात्र निवेशक अब आवश्यक शुल्क जमा करके राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में भूमि के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद निगम जो है राजस्व विभाग को इन परियोजनाओं के लिए भूमि सेट अपार्ट यानी आरक्षित करने की अनुशंसा कर सकेगा। चरणबद्ध आवंटन की समय सीमा क्या रहेगी, फेज्ड अलॉटमेंट टाइमलाइन। तो सेट अपार्ट की गई भूमि का आवंटन जो है निम्नलिखित समय सीमा में आवेदन और राशि जमा कराने के लिए पर किया जाएगा। न्यूनतम 1/3 भूमि के लिए 3 वर्ष के भीतर, अगले 1/3 भूमि के लिए 4 से 6 वर्ष के भीतर और शेष भूमि के लिए 7 से 9 वर्ष के भीतर। तो चरणबद्ध रूप से क्या किया जाएगा, राशि जमा करवाई जाएगी। अगला है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी RIC जयपुर के प्रबंधन में बदलाव किया गया है, ठीक है। तो राजस्थान कैबिनेट ने RIC के प्रबंधन के लिए गठित कार्यकारी समिति और गवर्निंग बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। यह पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के फैसले में बदलाव है। नया प्रबंधन का ढांचा क्या रहेगा, RIC का संचालन अब कौन करेगा, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी के माध्यम से होगा, जो नगरीय विकास विभाग के द्वारा तैयार मसौदे पर आधारित है। नया गवर्निंग बोर्ड देखिए कैसा होगा। सेंटर के प्रबंधन और संचालन के लिए एक 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसकी संरचना इस प्रकार होगी। इसमें अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, ठीक है। जो भी राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव है वो इसके अध्यक्ष होंगे। और इसमें सदस्य जो कौन कौन होंगे देखिए, 6 इसमें सरकारी सदस्य होंगे, 6 राज्य सरकार के द्वारा नामित सदस्य होंगे, 2 राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के सदस्य होंगे और 1 RIC के निदेशक होंगे। इसका उद्देश्य क्या है, RIC को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन जैसे थिएटर है, प्रदर्शनियां है, संगीत कार्यक्रम, इसके लिए मजबूत बनाना और राजनीतिक नियुक्तियों को सीमित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है महाविद्यालयों के नाम में परिवर्तन को मंजूरी दी गई है 14 जुलाई को, ठीक है। 3 राज्य के महाविद्यालयों के नाम बदले गए नाम कौन कौन से हैं। पहला है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसियां जोधपुर का नाम जो है नया नाम रहेगा शहीद गोरखराम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसियां। दूसरा है राजकीय कन्या महाविद्यालय बुड्ढा जोहड़ रायसिंह नगर का है ये, इसका नया नाम क्या हो जाएगा, राजकीय श्री गुरु जम्बेसर कन्या महाविद्यालय बुड्ढा जोहड़। तीसरा है राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर सीकर, इसका नया नाम हो जाएगा मोदीसन राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर, ठीक है। राजस्थान में 197 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे, ठीक है। कितने, 197।
तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है? राजस्थान सरकार की बजट घोषणा की क्रियान्विति के तहत पशुपालन विभाग ने 28 जिलों के अंदर 197 जो है नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की स्वीकृति दी है। जिलेवार वितरण की बात करें तो बाड़मेर में 18 होंगे, उदयपुर में 17 खोले जाएंगे, बीकानेर में 15, जोधपुर में 14, भीलवाड़ा में 13, चित्तौड़गढ़ में 11, पाली में 10। तो 28 जिलों में कुल 197 उपकेंद्र खोले जाएंगे। प्रत्येक उपकेंद्र के लिए फर्नीचर और उपकरण के लिए 30,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। संचालन के लिए 394 नवीन पदों का सृजन किया गया है। पशुपालकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना और पशुधन जो है स्वास्थ्य में सुधार करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राजस्थान सरकार की प्रमुख नीतियां क्या क्या है। तो राजीविका की CRP प्लस नीति को मंजूरी दी गई है। कौन सी नीति है? CRP प्लस। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका ने CRP प्लस नीति को आधिकारिक स्वीकृति प्रदान की है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के स्वयं सहायता समूह जो है, सेल्फ हेल्प ग्रुप और अन्य समुदाय आधारित संगठनों को जो है सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। तो CRP प्लस को जो है मंजूरी दी है, राजीविका की है ये। इसके पॉइंट देखते हैं। इसका उद्देश्य है, इस नीति का लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संगठनों को मजबूत करना और सामाजिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नया प्रावधान क्या किया गया है? इसके तहत पुरानी जो है विलेज सपोर्ट टीम व्यवस्था को समाप्त करके सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों यानी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स CRP की एक नई प्रणाली लागू की जाएगी। ट्रेनिंग और रिसोर्सेज की बात करें तो चयनित सामुदायिक दलों को बेहतर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसका लाभ क्या है? इस कदम से स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी CLF जैसे संगठनों का सशक्तिकरण अधिक प्रभावी ढंग से ये हो सकेगा, जिससे उनकी गुणवत्ता और पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिमंडल ने दी है मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी सहित 3 नई पॉलिसियों को मंजूरी। तो 3 नई नीतियों को मंजूरी दी है। कौन कौन सी नीतियां हैं ये है टाउनशिप पॉलिसी 2024, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 और मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी 2025। ठीक है, तो इन नीतियों की जो है स्वीकृति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 14 जुलाई 2025 को दी है। ठीक है, इन नीतियों के बारे में आप अगस्त मंथ की जो इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी है उनमें पढ़ सकते हैं। ये तीनों पॉलिसियां हैं जो हमने कवर की है, उसमें उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक परिदृश्य। हिंदुस्तान जिंक ICMM की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। कौन सी? हिंदुस्तान जिंक। तो ICMM की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय कंपनी है भारतीय जिंक। उपलब्धि क्या है? भारत की सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी HZL जो है अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद ICMM में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ठीक है, तो ICMM के सदस्य बनने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक। तो याद रखिए। नेक्स्ट है, मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान का स्थान है पहला। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान का स्थान कौन सा है, जहाँ पर 103 ब्लॉक जो है राष्ट्रीय स्तर पर कुल 500 ब्लॉकों का 20% से अधिक सफल नीलामी के साथ राज्य में पहले स्थान पर है। तो 103 ब्लॉकों की सफल नीलामी हुई है राजस्थान में, तो इस कारण राजस्थान का स्थान है पहला। नेक्स्ट है, IIT जोधपुर में बनेगा उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। कहाँ पर बनेगा? IIT जोधपुर के अंदर, और स्थान है ये क्लस्टर IIT जोधपुर परिसर के अंदर स्थापित किया जाएगा। इसका महत्व क्या है? उत्तर भारत का पहला है ये और देश का चौथा है ग्रीन हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर। ठीक है, 3 अन्य क्लस्टर है, भुवनेश्वर पूर्व के अंदर है, पुणे पश्चिम के अंदर है और केरल दक्षिण के अंदर स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो भारत का चौथा है ये, उत्तर भारत का पहला है और भारत का चौथा है। क्लस्टर की विशेषताएं क्या है इसमें? ये मॉडल जो है ये क्लस्टर सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत स्थापित होगा। इसकी अगुवाई IIT जोधपुर करेगा। इसमें लागत क्या आएगी? यह कुल 205 करोड़ का व्यय इसके अंदर किया जाएगा। उत्पादन क्षमता क्या रहेगी? 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा ये। इसमें टेक्नोलॉजी क्या रहेगी? अपशिष्ट जल है, सौर ऊर्जा है और बायोमास का उपयोग करके हाइड्रोजन गैस तैयार की जाएगी इसके अंदर। इसका उपयोग किसमें किया जाएगा? परिवहन, अमोनिया उत्पादन, सिटी गैस वितरण में मिश्रण के रूप में।
ठीक है, इसमें प्रमुख भागीदार है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, बाड़मेर सांचौर बेसिन में दुनिया का सबसे बड़ा पॉलीमर इंजेक्शन अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो कौन सा अभियान है? पॉलीमर इंजेक्शन अभियान। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में दुनिया का सबसे बड़ा पॉलीमर इंजेक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इसका संचालक कौन है? यह अभियान जो है केयर्न इंडिया के द्वारा मंगला क्षेत्र में चलाया जा रहा है। कहाँ पर? केयर्न इंडिया के द्वारा मंगला क्षेत्र में चलाया जा रहा है। कौन सा प्रोग्राम है? दुनिया का सबसे बड़ा पॉलीमर इंजेक्शन अभियान है। इसमें टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, इसमें पॉलीमर फ्लडिंग टेक्निक यानी पॉलीमर फ्लडिंग का उपयोग करके क्षारीय सरफेक्टेंट पॉलीमर एएसपी को कुओं में इंजेक्ट किया जाता है ताकि चट्टानों से चिपके कच्चे तेल को बाहर निकाला जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? इस तकनीक से क्रूड ऑयल उत्पादन को 1.5 गुना तक बढ़ाना है और इस परियोजना का अगला चरण अगस्त में शुरू होगा। तो याद रखिए, किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये पॉलीमर इंजेक्शन अभियान? केयर्न इंडिया के द्वारा मंगला क्षेत्र में। नेक्स्ट है बकरी टिब्बा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू हो गया है। ठीक है, कौन सा स्थान है? बकरी टिब्बा ब्लॉक है, ये जैसलमेर का है। संचालक है सरकारी स्वामित्व वाली ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसकी घोषणा की गई है 2 जून 2025 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। और वर्तमान उत्पादन की बात करें तो 67,200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन जो है एसएमसीडी, जिसे गेल आरवीएनएल को दिया जा रहा है। ठीक है, ये उत्पादन है। आवंटन जो है ओआईएल को ये ब्लॉक डीएसएफ राउंड 3 के तहत मिला था। नेक्स्ट है वारी टेक्नोलॉजीज बीकानेर में स्थापित करेगी सौर ऊर्जा संयंत्र। तो वारी टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थापित करेगी? बाड़मेर के बीकानेर के अंदर, और ये करेगी सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, इसमें 345 करोड़ की लागत से 300 मेगावाट एसी 435 मेगावाट डीसी का ग्राउंड माउंटेड सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र जो है ये स्थापित किया जाएगा बीकानेर के अंदर, और इसकी घोषणा की गई है 3 जून 2025 को। नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक की 3 माइंस को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। ठीक है, तो प्रतिष्ठित 5 स्टार रेटिंग के लिए जो है ये सम्मान दिया गया है। ये किसने दिया है? आईबीएम ने, भारतीय खान ब्यूरो ने ये सम्मान दिया है। सम्मानित माइंस कौन कौन सी है? ये तीनों माइंस के नाम भी याद रखने हैं, कौन कौन सी है? कायड़ है, सिंधेश्वर खुर्द है और रामपुरा आगुचा है। इन 3 माइंस को मिला है। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक की है ये। अब ध्यान डिस्कस करते हैं कौन कौन से एमओयू किए गए हैं। तो कॉनफेड और एनसीसीएफ मिलकर जयपुर में खोलेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, ये दोनों के बीच में है। कॉनफेड और एनसीसीएफ के बीच में कहाँ पर खोला जाएगा? जयपुर के अंदर क्या खोला जाएगा? डिपार्टमेंटल स्टोर। कॉनफेड देखिए क्या है? राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ है कॉनफेड, और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ है एनसीसीएफ। इनके मध्य में ये साझेदारी हुई है 31 जुलाई 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है? जॉइंट वेंचर के रूप में जयपुर के वैशाली नगर में एक डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू करना इसका उद्देश्य है। इसमें उत्पाद क्या होंगे? स्टोर पर एनसीसीएफ के जना ब्रांड के ऑर्गेनिक उत्पाद और कॉनफेड के उपहार ब्रांड के मसाले और मिलेट्स प्रमुखता से उपलब्ध रहेंगे। तो ये दोनों याद रखने हैं कौन कौन से हैं। एक तो है जना और एक है उपहार। ठीक है, तो जना किसका प्रोडक्ट है? ये है एनसीसीएफ का, और कॉनफेड का है उपहार। अगला है राजीविका और वानिकी समिति के बीच वनाश्रितों की आजीविका के लिए एमओयू किया गया है। किस किस के बीच में? राजीविका और वानिकी समिति के बीच में। ठीक है, तो एमओयू के 7 अगस्त को किया गया है ये। इसका उद्देश्य है वनों पर निर्भर जो समुदाय है इनकी आजीविका को सुदृढ़ करना और उन्हें वैकल्पिक सतत आजीविका के अवसरों से जोड़ना। परियोजना की बात करें तो यह समझौता राजस्थान फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी RFBDP के अंतर्गत किया गया है। यह प्रोजेक्ट AFD फ्रांस के सहयोग से प्रदेश के 13 जिलों के 800 गांवों में 2023 से लेकर 2031 तक चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या है? परियोजना के तहत 1200 जो स्वयं सहायता समूह है इनका गठन करना और सशक्तिकरण इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है RUHS और कोयटा फाउंडेशन के बीच में MOU किया गया है। किस किस के बीच में? RUHS और कोयटा फाउंडेशन के बीच में। और ये जो है कोयटा फाउंडेशन कहाँ का है? मुंबई का है। इसका उद्देश्य है MOU का मुख्य उद्देश्य है चिकित्सा क्षेत्र के विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन यानी DHFC प्रारंभ करना। इसका उद्देश्य क्या है? DHFC यानी डिजिटल हेल्थ फाउंडेशन को प्रारंभ करना। किस किस के बीच में MOU हुआ है? RUHS और कोयटा फाउंडेशन के बीच में। नेक्स्ट है राजफेड और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड यानी NCEL के बीच में MOU हुआ है। ठीक है, राजफेड और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के बीच में
तो इसमें साझेदारी की बात करें तो राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड राजफेड और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड यानी एनसीईएल के बीच में 14 जुलाई 2025 को एक एमओयू पर साइन हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश की सहकारी समितियों को निर्यात के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो निर्यात के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नोडल एजेंसी किसको नामित किया गया है? इसमें 3 राष्ट्रीय बहुराज्यीय सरकारी सहकारी समितियों, ऑर्गेनिक्स, बीज और निर्यात के लिए जो है नोडल एजेंसी इसके अंदर राजफेड को घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपराधिक मामलों में पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जयपुर पुलिस और फोर्टी के बीच में एमओयू हुआ है। आपराधिक मामलों में पीड़ितों के जो है पुनर्वास के लिए किस किस के बीच में हुआ है? जयपुर पुलिस और फोर्टी के बीच में। ठीक है, राजस्थान व्यापार और उद्योग महासंघ है फोर्टी, इसके बीच में, और जयपुर पुलिस के बीच में ये एमओयू हुआ है। हस्ताक्षर किसने किए हैं? बीजू जोसफ और फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने इस पर साइन किए हैं। तो पुनर्वास के लिए तहत सहायता दी जाएगी इसके अंदर, तो शैक्षणिक सहायता दी जाएगी, कौशल विकास किया जाएगा और आर्थिक सुरक्षा भी दी जाएगी। बच्चों, युवाओं और ड्रॉप आउट पीड़ितों के लिए शैक्षणिक सहायता दी जाएगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए कौशल ट्रेनिंग दी जाएगी। आर्थिक सुरक्षा के लिए माइक्रो ग्रांट, रोजगार के अवसर और अन्य वित्तीय सहायता भी की जाएगी। ठीक है, तो फोर्टी और जयपुर पुलिस के बीच में ये एमओयू किया गया है। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा में पेशेवर विकास के लिए बिट्स पिलानी और CERT-IN के बीच में एमओयू हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच में किसको लेकर हुआ है? साइबर सुरक्षा से के अंदर पेशेवर विकास के लिए। तो ये दोनों का नाम याद रखिए। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र और उद्योग जगत में जो पेशेवर है उनके लिए साइबर सुरक्षा में एक पेशेवर कार्यक्रम शुरू करना। ठीक है, साइबर सुरक्षा से संबंधित जो एमओयू हुआ किस किस के बीच में हुआ है? ये हुआ है बिट्स पिलानी और CERT-IN के बीच में। इसमें देखिए एक सिलेबस रहेगा। सिलेबस जो रहेगा ये 8 सप्ताह का पेशेवर विकास कार्यक्रम होगा जो 19 जुलाई 2025 से लॉन्च किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन जो है संचालन बिट्स पिलानी के हैदराबाद परिसर के में स्थित है राष्ट्रीय सुरक्षा अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र सैंसी और CERT-IN के मार्गदर्शन में इसका जो है क्रियान्वयन किया जाएगा। CERT-IN क्या है? यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत गठित प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। ठीक है, CERT-IN। नेक्स्ट एमओयू है राजफेड ने BBSSL और NCOL के साथ में एमओयू किया है। तो राजस्थान राज्य का क्रय विक्रय सहकारी संघ यानी राजफेड ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यानी NCOL इसके साथ 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर साइन किए हैं 9 जुलाई को। ठीक है, किसानों को इसके अंदर BBSSL के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। NCOL के माध्यम से राज्य के जैविक उत्पाद जैसे बासमती चावल है, दाल हुई, शहद हुआ, मिलेट्स हुआ, औषधीय उत्पाद है, इसके लिए विपणन के बेहतर अवसर यानी मार्केटिंग के लिए NCOL है। बीज उपलब्ध करवाने के लिए BBSSL है। सदस्यता की स्थिति तो प्रदेश को 2700 से अधिक सहकारी समितियां BBSSL की सदस्य बन चुकी है अभी, और लगभग 217 सहकारी समितियां जो है NCOL की सदस्य बन चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयोग और समिति। जनगणना 2027 के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। जनगणना करनी है हमको 2027 इसके लिए। तो राज्य में जनगणना 2027 के सुचारू और सफल क्रियान्वयन के लिए अगस्त 2025 में एक राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष कौन है? देखिए संरचना क्या है इसकी। अध्यक्ष है, मुख्य सचिव है, इसके अंदर राजस्थान सरकार के अध्यक्ष होंगे वो। सदस्य सचिव होंगे निदेशक जनगणना कार्य राजस्थान के। सदस्य होंगे गृह, वित्त, पंचायती राज, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग सहित विभिन्न प्रमुख विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे, प्रमुख शासन सचिव होंगे, पुलिस महानिदेशक होंगे, इस समिति के सदस्य होंगे। इसमें प्रशासनिक विभाग कौन सा है? सांख्यिकी विभाग। तो ये पूछ लेता है भाई कि जनगणना 2027 के लिए प्रशासनिक विभाग कौन सा है? तो ये है सांख्यिकी विभाग। समिति के कार्य क्या रहेंगे? जनगणना कार्य के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और भारत के जनगणना निदेशालय के बीच में समन्वय स्थापित करना इसका उद्देश्य है।
जनगणना की तैयारियों और प्रगति की नियमित समीक्षा करना भी इसका उद्देश्य है। जनगणना के दौरान आने वाली प्रशासनिक और लॉजिस्टिक समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। जनगणना देश का सबसे बड़ा सांख्यिकी कार्य है और जिसके आंकड़ों का उपयोग सरकार के द्वारा विकास परियोजनाओं के निर्माण, बजट आवंटन, नीति निर्धारण के लिए किया जाता है। इस समिति का गठन यह सुनिश्चित करेगा कि यह महत्वपूर्ण कार्य राजस्थान में सफलतापूर्वक समय पर पूरा हो। नेक्स्ट है, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी बने हैं 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो ये महत्वपूर्ण है। अरुण चतुर्वेदी कौन सी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं? 7वें राज्य वित्त आयोग के। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। इनको राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यपाल ने 1 अगस्त 2025 को इसकी अधिसूचना जारी की है। इन्होंने 7 अगस्त से अपना कार्यभार ग्रहण किया है। ठीक है। अन्य सदस्यों की बात करें तो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है नरेश कुमार ठकराल, इसको आयोग का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। संवैधानिक आधार क्या है इसका? राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कौन सी निकाय है? संवैधानिक आयोग है। राज्य वित्त आयोग है संवैधानिक निकाय। इसका गठन जो है राज्यपाल के द्वारा संविधान का आर्टिकल है 243I यानी पंचायतों के लिए और अनुच्छेद 243Y यानी नगरपालिकाओं के लिए के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में इसका जो है गठन किया जाता है। तो इस बार जो है ये 7वीं राज्य वित्त आयोग है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। इस आयोग का कार्य क्या है देखिए। तो इस आयोग का कार्य है राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जो है पंचायत और नगर पालिकाएँ इनके बीच में करों के शुद्ध आगम के वितरण के सिद्धांतों पर राज्यपाल की सिफारिशें देना है। यह स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उपाय भी बताता है। ठीक है। स्थानीय निकाय में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंस से रिलेटेड, उसके लिए ये जो सजेशन देता है। कार्यकाल और रिपोर्ट क्या है? तो आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 1.5 वर्ष यानी 18 माह का समय दिया गया है। आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2030 तक की अवधि के लिए होंगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में हर 5 साल में राज्यपाल की ओर से वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, स्कूल, छात्रावास, कॉलेज की सुरक्षा समीक्षा के लिए स्थानीय समितियों का गठन किया गया है। तो राज्य सरकार ने राजकीय स्कूल है, छात्रावास है, कॉलेज है, इसके बाद में चिकित्सा भवन है और अन्य राजकीय भवन, सड़क और पुलियाओं की सुरक्षा समीक्षा के लिए विशेष स्थानीय जो है समितियां गठित की है। ये समितियां प्रत्येक वर्ष 15 जून से पहले जो असुरक्षित भवन जो भी होंगे, ठीक है, उन और पुल जो भी है जिनकी मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेगी। इस समिति के अध्यक्ष है अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग होंगे। ठीक है। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी स्थानीय समिति का गठन किया गया है जिसमें जिला कलेक्टर अध्यक्ष होंगे। तो ये किस किस के लिए है? सरकारी स्कूल हुआ, छात्रावास हुआ, कॉलेज, चिकित्सा भवन हुए, अन्य राजकीय भवन हुए, सड़क और पुलियाओं की सुरक्षा समीक्षा के लिए गठित की गई है। आपको पता होगा कि झालावाड़ जिले के मनोहरवाड़ा क्षेत्र के पिपलोदी गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की 25 जुलाई 2025 को छत गिरने से 7 बच्चों की जो है मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके अंदर अन्य संबंधित निर्णय क्या लिया गया है? डांग, मगरा, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत राजकीय संस्थान, विद्यालय और आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए अनुमत राशि को 15% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20% कर दिया है। अब विधायक भी स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किसी भी योजना से निर्मित जो राजकीय संस्थान है, विद्यालय है और आंगनबाड़ी भवनों के मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए अपने वार्षिक आवंटन की 20% राशि की अनुशंसा कर सकेंगे। पहले MLA लैंड में निर्मित भवनों की मरम्मत का कार्य ही इस कोष से करवाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स समन्वय समिति गठित की गई है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर कब किया जाएगा? नवंबर 2025 में जयपुर में। ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कौन सा संस्करण होगा? राजस्थान में 5वां संस्करण होगा, जयपुर में होगा। इसके लिए आयोजन और समन्वय समिति और एक कार्यकारी समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया है। 19 सदस्यीय आयोजन और समन्वय समिति के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जबकि केंद्रीय खेल मंत्री है इसके 6 सदस्य होंगे। ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। नेक्स्ट है, राजस्थान दंत परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा।
तो प्रदेश में दंत चिकित्सा शिक्षा और इससे संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के क्रम में दंत चिकित्सा शिक्षा के अंदर विभिन्न गुणवत्तापूर्ण जो है सुधार किए जाएंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय दंत आयोग अधिनियम 2021 के तहत राजस्थान दंत परिषद का नए सिरे से गठन किया जाएगा। नेक्स्ट है आरसीए की नई चयन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन है। देखिए, सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष है विलास जोशी। जूनियर बॉयज चयन समिति के जो है अध्यक्ष है वो है अनूप दवे, ये पूर्व रणजी खिलाड़ी है। और महिला क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष है पूनम यादव। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कौन कौन सी योजनाएं और परियोजनाएं चर्चा में रही है। पहली है कृषक उपहार योजना। इसमें महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। इसमें क्या बदलाव होगा, योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जो अपनी उपज ई नाम पोर्टल के माध्यम से बेचते हैं, यानी जो भी किसान ई नाम के माध्यम से बेचेगा उन्हीं को कृषक उपहार योजना का लाभ दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है डिजिटल लेन देन के लिए किसानों और व्यापारियों को प्रेरित करना। पुरस्कार राशि में वृद्धि कर दी गई है। इसमें मंडी स्तर पर 6 महीनों में दिए जाने वाले पुरस्कारों की राशि बढ़ा दी गई है। प्रथम पुरस्कार 50,000 का है, दूसरा है 30,000 का और तीसरा है 20,000 रुपये का। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का राष्ट्रीय स्तरीय जो है डीबीटी कार्यक्रम झुंझुनू में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो फसल बीमा योजना के तहत राष्ट्रीय स्तरीय है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी का कार्यक्रम झुंझुनू में 11 अगस्त 2025 को ये आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य गतिविधियां क्या रही है, रबी 2024-25 और खरीफ 2024 सीजन की बीमा दावा राशि की पहली किस्त सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित की गई। इसमें राजस्थान प्रदेश के 9.70 लाख से अधिक किसानों को 1426 करोड़ से अधिक का इसके अंदर भुगतान किया गया है। ठीक है, और देश भर के अंदर 34.48 लाख से अधिक किसानों को 3900 करोड़ का इसके अंदर भुगतान किया गया है। नेक्स्ट है ई सरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया गया है। कौन सी परियोजना है, ई सरदा दौसा पेयजल परियोजना। तो इसका शिलान्यास किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 4 अगस्त 2025 को दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र के डूंगरपुर गांव से। ठीक है, और लागत और कार्य, लालसोट क्षेत्र में लगभग 350 करोड़ की लागत से स्वच्छ जलाशय, पंप हाउस और 1800 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी परियोजना है, ई सरदा दौसा पेयजल परियोजना। इसको 2027 तक पूरा करना है इस परियोजना को। और इसके अंदर लाभान्वित क्षेत्र कौन सा रहेगा, लालसोट कस्बे और 302 गांवों की लगभग 6.27 लाख आबादी को स्वच्छ पेयजल इसके द्वारा उपलब्ध होगा। अगला है माही डैम को जवाई बांध से जोड़ने की परियोजना को मंजूरी मिली है। तो माही डैम जो है इसको जवाई बांध से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर में पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करना इसका उद्देश्य है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने के लिए 15.60 करोड़ की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी कर दी गई है। ये कार्य वापकोस लिमिटेड, ठीक है, इसको सौंपा गया है। इसमें जो है 7,000 करोड़ का खर्चा आएगा। राजस्थान की ये महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजना है, ये इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र, जो दक्षिणी राजस्थान के जल अधिशेष यानी वाटर सरप्लस माही बेसिन को पश्चिमी राजस्थान के जल अभाव वाले यानी वाटर स्कैर्स जवाई बेसिन से जोड़ेगी। यह पश्चिमी राजस्थान के लिए एक जीवन रेखा साबित हो सकती है। कौन सी परियोजना की बात हो रही है, दोनों डैम को जोड़ा जाएगा, माही डैम और जवाई डैम को। नेक्स्ट है फलोदी में गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो गोरबिया सौर ऊर्जा परियोजना ये 435 मेगावाट की है। बाप तहसील फलोदी से जो है इसका उद्घाटन किया गया है। 19 जुलाई 2025 को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय मंत्री है प्रहलाद जोशी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसके डेवलपर कौन है, जेलेस्ट्रा इंडिया है इसके डेवलपर। तकनीक क्या है इसमें सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए उन्नत टॉपकॉन बाईफेशियल जो है सोलर पैनल और 1300 से अधिक रोबोटिक सफाई इकाइयों का जो है उपयोग किया गया है। इस परियोजना के साथ राजस्थान की जो है लगभग 70% बिजली क्षमता अब नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होती है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर पंचतीर्थ निःशुल्क यात्रा योजना के बारे में। तो राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना की तर्ज पर एक नई पहल की है। इसके तहत प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के जो मूल निवासी है इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन से जुड़े 5 पवित्र स्थल यानी पंचतीर्थ
इसकी निःशुल्क रेल यात्रा करवाई जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। तो इनके 5 स्थल कौन कौन से हैं? पहली जन्मभूमि है महू मध्य प्रदेश, दीक्षा भूमि है नागपुर महाराष्ट्र, महापरिनिर्वाण भूमि है दिल्ली, चैत्य भूमि है मुंबई और इंदो मिल स्मारक है मुंबई। तो ये जो है निःशुल्क जो है इनकी यात्रा करवाई जाएंगी जो भी अनुसूचित जाति वर्ग के मूल निवासी है। नेक्स्ट है नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025। तो ये योजना है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के द्वारा नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? रक्षाकर्मी, पूर्व सैनिक और उनके परिवार के सदस्य को समर्पित विधिक सेवा क्लिनिक के माध्यम से निःशुल्क और सुलभ कानूनी सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। राजस्थान में पहल की गई है। इस योजना के तहत जयपुर में एक विधिक सेवा क्लिनिक का वर्चुअल शुभारंभ 26 जुलाई 2025 को किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी माँ योजना, प्रमुख बिंदु और अपडेट इसके अंदर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब तक 43 लाख से अधिक रोगियों को 5,000 करोड़ से अधिक का निःशुल्क उपचार मिल चुका है। कितने का मिल चुका है? 5,000 करोड़ से अधिक का निःशुल्क उपचार मिल चुका है 43 लाख से अधिक रोगियों को। प्रदेश की पहली ऐसी योजना है जिसमें सामान्य बीमारी से लेकर रोबोटिक सर्जरी और एलोपैथी से लेकर आयुष पद्धति का इलाज इसके अंदर शामिल है। पैकेज में वृद्धि की गई है। इसमें 1800 से बढ़ाकर 2300 पैकेज इसके अंदर कर दिए गए हैं। इसके अलावा नए उपचार इसके अंदर शामिल किए गए हैं। रोबोटिक सर्जरी 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए रोबोटिक सर्जरी चालू की गई है। जीरियाट्रिक केयर, ठीक है, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य और आयुष पद्धतियों जैसे नए पैकेज इसके अंदर जोड़े गए हैं। योजना के सुचारू संचालन के लिए 3500 करोड़ का जो है समर्पित कोष गठित किया गया है। इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी, तो इसके अंदर योजना का दायरा बढ़ाने के लिए लागू कर दिया गया है इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी को। इनबाउंड पोर्टेबिलिटी, बाहर के मरीजों का राजस्थान में इलाज इसके द्वारा प्रारंभ हो चुका है। आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी, राजस्थान के मरीजों का बाहर इलाज इसके अंदर शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। तो 11 दूरस्थ जिलों और 27 आकांक्षी ब्लॉक्स के लिए निजी अस्पतालों के सूचीबद्ध होने के जो है नियम सरल कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है सीमावर्ती 4 जिलों के दुग्ध उत्पादकों के लिए विशेष योजना शुरू की गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो डेयरी विभाग ने गुजरात सीमा से सटे हैं उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और रानीवाड़ा यानी जालोर के दुग्ध उत्पादक किसान पशुपालक जो है इनके कल्याण के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाई है। इसके तहत निम्न जो है ये लाभ दिए जाएंगे। 2 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत मिल रहे 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान के अलावा 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त बोनस इसके अंदर दिया जाएगा। दुर्घटना एवं हेल्थ एवं दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाएगा। तो मात्र 370 रुपये में यानी 10% प्रीमियम में परिवार के 4 सदस्यों का 2.5 लाख का स्वास्थ्य बीमा इसके अंदर हो जाएगा और शेष 90% प्रीमियम RCDF और दुग्ध संघ वहन करेंगे इसके अंदर। दुर्घटना बीमा जो है मात्र 14 रुपये में 5 लाख का दुर्घटना बीमा इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो हेल्थ कवरेज भी है, एक्सीडेंट कवरेज भी है। नेक्स्ट है सरस लाडो मायरा योजना। तो पंजीकृत दुग्ध उत्पादों की बेटियों के विवाह पर 21,000 का मायरा इसके अंदर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य पशु लिंगानुपात सुधारना और बाल विवाह को रोकना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट है फ्लैक्सी बायोगैस प्लांट। तो पशुपालकों को घर पर बायोगैस प्लांट स्थापित करने के लिए लगभग 29,000 का अनुदान इसके अंदर दिया जाएगा और उन्हें प्रति माह 2 LPG सिलेंडर गैस भी मिलेगी। अन्य निर्णय भी किए गए हैं इसके अंदर। दुग्ध का भुगतान अब सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। चारों दुग्ध संघों के प्रोसेसिंग प्लांट को अपग्रेड करके उनकी क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के बारे में। यह योजना प्रदेश के गांवों को गरीबी से मुक्त करने और BPL जनगणना 2002 में चिन्हित जो परिवार है इनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ठीक है। पहला चरण इसके अंदर, इस चरण में 5,000 गाँवों का चयन किया गया है। इसके लिए 300 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या है? BPL परिवारों को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 15,000 तक की कार्यशील पूंजी दी जाएगी। गरीबी रेखा से ऊपर उठे परिवारों को सम्मान स्वरूप 21,000 रुपये की प्रोत्साहन दी जाएगी। कौन सी योजना है ये? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना।
अगला है बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार का पायलट वितरण। तो केंद्र की स्त्री अन्न योजना है, इससे प्रेरित होकर प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। 15 जुलाई 2025 को उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी के द्वारा। इसमें पायलट ज़िले हैं जयपुर और उदयपुर, तो ये भी ध्यान रखना है कि पायलट ज़िले किस किस को बनाया गया है। वितरण योजना के अंदर लगभग 10,000 बच्चे हैं, इनको 6 माह तक सप्ताह में 5 दिन 20 ग्राम की एक न्यूट्री बार दी जाएगी। ये बार बायो फोर्टिफाइड बाजरा, गेहूं, मूंगफली, गुड़ और शहद से बनी हुई होगी। यह नवाचार CSR तथा IRM, पाथ व हार्वेस्ट प्लस जैसी संस्थाओं के सहयोग से जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट है अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना। तो ये क्या है? मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता 2025-26 की अवधि बढ़ा दी गई है और नई अंतिम तिथि है। इसके अंदर पात्र ऋणी अब 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम 25% राशि जमा करवा सकेंगे इस योजना के तहत। इसमें लाभ क्या होगा? जो जिन्होंने लोन लिया है इनको अवधि पार ब्याज, दंडात्मक ब्याज और वसूली खर्च में 100% की राहत दी जाएगी। अतिरिक्त लाभ क्या होगा इसके अंदर? भूमि विकास बैंकों के माध्यम से किसानों को 5% ब्याज अनुदान पर दीर्घकालीन जो है कृषि ऋण इसके अंदर दिए जाएंगे। नेक्स्ट योजना है वृद्ध वरदान योजना। तो इसके प्रारंभकर्ता कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय के द्वारा ये वृद्ध वरदान योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल से ऊपर के हैं इनको सहयोग देना है। विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकार से जोड़ना इसका उद्देश्य है। इसका क्रियान्वयन इसे विश्वविद्यालय के द्वारा एक ऑप्शनल प्रैक्टिकल कोर्स के रूप में लागू किया जाएगा और इसके लिए विद्यार्थियों को 2 जो है एकेडमिक क्रेडिट दिए जाएंगे। ये इसमें तकनीक कौन सी है? BSNL के सहयोग से एक टोल फ्री नंबर और एक ऐप तैयार इसके अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS प्रोजेक्ट। तो ये क्या है? राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग यानी RERC ने 1000 मेगावाट आर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS की स्थापना के लिए टैरिफ को मंजूरी दी है। अब टैरिफ रेट क्या रहेगी? 2.21 लाख से लेके 2.24 लाख प्रति मेगावाट प्रति माह, जो देश में सबसे कम रहेगा ये टैरिफ। ठीक है, तो देश का सबसे कम है इसलिए महत्वपूर्ण है ये। इसका क्रियान्वयन जो है यह परियोजना बिल्ड ऑन ऑपरेट BOO मॉडल पर वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF के माध्यम से के साथ लागू होगी। जयपुर और कोटा के ग्रिड सबस्टेशन और सूरतगढ़ और गिरल के विद्युत गृह इसका स्थान रहेंगे। इसके बाद में राज्य का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2028-29 तक प्रदेश में 18.5 गीगावाट आर की बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता विकसित करना है। ठीक है, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज के लिए ग्रिड स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? जयपुर कोटा के ग्रिड सब स्टेशन पर और सूरतगढ़ और गिरल के जो जनरेशन प्लांट है वहाँ पर। नेक्स्ट है प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना जो है ये शुरू की गई है। इसका नाम है गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना। लोहली गांव बूंदी मेज नदी पर है, यहाँ शुरू की गई है। 18 जून 2025 को लोकार्पण किया गया है ओम बिरला के द्वारा। और इसकी विशेषता क्या है? प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना है, तो महत्वपूर्ण है ये। प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना कौन सी है? इसका नाम याद रखिए, गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना। कौन सी नदी पर है ये? मेज नदी पर है। कहाँ पर है? बूंदी में। नेक्स्ट है विधायक शिक्षा का साथी एवं अमृत वन योजना के बारे में। तो 27 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जोधपुर से जो है इसका शुभारंभ किया गया है। विधायक शिक्षा का साथी योजना जो है जोधपुर विधायक है अतुल भंसाली की पहल है। इसके तहत जोधपुर शहर के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल तकनीक और बुनियादी ढांचे के अंदर इसके अंदर सुधार किया जाएगा। मातृ वन योजना, इसके अंतर्गत जोधपुर के वन क्षेत्र में 5 लाख पौधे इसके अंतर्गत लगाए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण पहल और कार्यक्रम। तो जयपुर में पहली बार होगा आर्मी डे परेड का सार्वजनिक आयोजन। ठीक है, तो आर्मी डे परेड का भव्य आयोजन किया जाएगा जयपुर के अंदर और 15 जनवरी 2026 को ये किया जाएगा। इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? यह पहली बार होगा जब भारतीय सेना की यह प्रतिष्ठित परेड किसी आर्मी क्षेत्र से बाहर आम जनता के समक्ष आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य है युवाओं में देशभक्ति की भावनाओं को प्रबल करना और विश्व पटल पर बदलते भारत की तस्वीर प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य है। प्रमुख कार्यक्रम क्या है? परेड में पैदल सैनिक है, दस्ते हैं, टैंक है, तोप है, मिसाइलों के प्रदर्शन के साथ साथ शौर्य संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। तो ये 15 जनवरी 2026 को
जयपुर के अंदर जो है आर्मी डे परेड का सार्वजनिक आयोजन किया जाएगा पहली बार। नेक्स्ट है कमज़ोर छात्रों के लिए रीडिंग रिमेडिएशन कार्यक्रम शुरू होगा। ठीक है, कौन सा है ये रीडिंग रेमेडिएशन कार्यक्रम? तो ये 5 सितंबर 2025 यानी शिक्षक दिवस को स्टार्ट होगा ये, और इसके पृष्ठभूमि है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी CMSRA के तहत ये चलाया जाएगा। और इसका जो टारगेट ग्रुप है 3 से लेकर 8 तक के विद्यार्थी है जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, इनके लिए जो प्रोग्राम है वो है रीडिंग रेमेडिएशन प्रोग्राम। यह पहल जो है फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी FLN के लक्ष्यों को प्राप्त करने और सीखने के स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट, डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान का चौथा स्थापना दिवस। तो इसका आयोजन जो है 10 जुलाई 2025 को हरिश्चंद्र माथुर रीपा जयपुर में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर काउंसिल की अध्यक्ष श्रीमती श्रेया गुहा के द्वारा काउंसिल के नवीन लोगो का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो नया लोगो इसका जो है इसका अनावरण किया गया है डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान का। इसका उद्देश्य क्या है? काउंसिल का मुख्य उद्देश्य है कला को प्रोत्साहित करना और स्थानीय कलाकारों का समग्र विकास करना इसका उद्देश्य है। तो इसके अंदर डेल्फिक क्लब जो है शुरू किए जाएंगे इसके तहत। प्रदेश में पहले से कार्यरत 7 क्लबों के अतिरिक्त 3 नए क्लब सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा, और इसके बाद में माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में और धाराऊ हाई स्कूल में गठित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है गुरु वंदन कार्यक्रम। तो इसका आयोजन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 10 जुलाई को थी गुरु पूर्णिमा। इसको राज्य सरकार के द्वारा गुरुजनों के सम्मान में गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की पहल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2024 में की थी। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के धर्मगुरु महंत और पुजारियों को 2100 रुपये की सम्मान राशि इसके अंतर्गत दी गई है। श्रीफल दिया गया है, शॉल और मिठाई भेंट करके सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पत्रिका इग्नाइटर्स 2025। तो इसका आयोजन किया गया है राजस्थान पत्रिका समूह के द्वारा। स्थान और अवधि थी 11 से 12 जुलाई 2025। इसका उद्देश्य है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं इनको सम्मानित करना। अगला है बालोतरा जिला शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम BDEEP। तो बालोतरा जिला शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम BDEEP का शुभारंभ 5 जुलाई 2025 को बालोतरा के ग्राम पादरू से किया गया है। सिक्किम के राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर के द्वारा ये जो है प्रारंभ किया गया है। पहल किसने की है? मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के द्वारा अपनी मातृभूमि में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए एक अभिनव प्रयास किया गया है ये। नेक्स्ट है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जैसलमेर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम और नए रिकॉर्ड देखिए। 21 जून 2025 को जो है ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। जैसलमेर के खोड़ी के रेतीले धोरों पर जो है राज्य स्तरीय आयोजन किया गया है इसका। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसके मुख्य अतिथि थे। इसकी थीम क्या थी? थीम याद रखिए, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इसकी थीम थी। राष्ट्रीय संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में से संबोधित किया था। इसमें जो राष्ट्रीय संबोधन था, मानवता के लिए योग 2.0 का आह्वान किया गया है। राजस्थान के द्वारा इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड बनाए गए हैं। देखिए, भागीदारी का रिकॉर्ड बनाया गया। एक तो प्रदेश में 1.30 लाख से अधिक स्थानों पर 1.27 करोड़ लोगों ने एक साथ योगाभ्यास करके एक नया कीर्तिमान इसके अंदर स्थापित किया था। योग संगम पोर्टल, तो भारत सरकार के इस पोर्टल पर 2.44 लाख प्रतिभागियों के साथ पंजीकरण में राजस्थान देश में टॉप पर रहा है। ठीक है, तो 2 मामलों में टॉप पर रहा है राजस्थान। एक तो योग संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के मामले में रहा है और एक साथ योगाभ्यास किया है। ठीक है, 1.30 लाख से अधिक स्थानों पर 1.27 करोड़ लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया है। तो इसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर है डॉक्टर सौम्या गुर्जर को इस अवसर पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के बारे में राज्य स्तरीय समारोह और प्रमुख घोषणाएं क्या क्या थी। तो राज्य स्तरीय समारोह 5 जून 2025 को RIC जयपुर में आयोजित किया गया था। 5 जून को हम मनाते हैं क्या? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो RIC जयपुर में इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसकी थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। मुख्यमंत्री के द्वारा प्रमुख शुभारंभ क्या किए गए हैं? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया गया था। सांगानेर जयपुर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज JLD आधारित CETP का लोकार्पण किया गया है।
उदयपुर के अंदर माचला मगरा नगर वन और जयपुर के अंदर बीड पापड़ सफारी की शुरुआत की गई है। संसाधनों के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम का भी शुभारंभ किया गया है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS 2.0 की शुरुआत की गई है। अब इसमें महत्वपूर्ण समझौता और ज्ञापन भी किए गए हैं। CSE नई दिल्ली के साथ किया गया है। एक तो राज्य के लिए क्लाइमेट चेंज एडप्शन प्लान यानी 2030 तैयार करने के लिए ये समझौता किया गया है। IITM पुणे के साथ अलवर और भिवाड़ी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए ये किया गया है। जेपाल ऐसे और एपिक के साथ उत्सर्जन व्यापार योजना एमिशन ट्रेडिंग स्कीम ETS पर त्रिपक्षीय MOU किया गया है। प्रदेश में इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है, जो मिशन हरियालो राजस्थान का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है शिक्षा विभाग ने का प्रबल कार्यक्रम 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए कौशल विकास पहल। तो प्रबल कार्यक्रम देखिए किससे संबंधित है, 9वीं से लेकर 12वीं के छात्रों के लिए कौशल विकास के लिए एक पहल है। ये इसको प्रारंभ किया है राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा। तो प्रदेश के 18,798 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं के छात्र छात्राएं इसका टारगेट ग्रुप है। इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों को जीवन के व्यवहारिक पहलू है, रोजगार और सतत विकास से जुड़े कौशल जो स्किल है इसमें पारंगत करके भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना। इसमें जो ट्रेनिंग की अवधि रहेगी वो रहेगी जुलाई से लेकर नवंबर, और इसके तहत जो है सिखाए जाने वाले कौशल कौन से हैं, जीवन कौशल, रोजगार कौशल और सतत विकास कौशल, ये तीनों कौशल इसके अंतर्गत सिखाए जाएंगे। यह कार्यक्रम वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 से शुरू हो गया है और इसका पहला ट्रेनिंग चरण वर्तमान में प्रदेश के महाविद्यालयों में चल रहा है, जो नवंबर 2025 तक पूरा होगा। नेक्स्ट है राजस्थान फाउंडेशन के असम चैप्टर के द्वारा प्रवासी राजस्थानी संवाद का आयोजन किया गया है। तो प्रवासी राजस्थान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है असम चैप्टर के द्वारा। स्थान और तिथि क्या है, गुवाहाटी असम में 13 जून 2025 को इसका आयोजन किया गया है राजस्थान फाउंडेशन के नवस्थापित असम गुवाहाटी चैप्टर के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, देश विदेश में जो बसे हुए प्रवासी राजस्थानी हैं इनको राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में भागीदार बनाना और उनसे संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करना। इसके अध्यक्ष कौन है, रतन शर्मा है, ये राजस्थान फाउंडेशन के असम चैप्टर के अध्यक्ष है। राजस्थान फाउंडेशन जो है ये राज्य सरकार का एक उपक्रम है जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी राजस्थान फाउंडेशन की। तो ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी, तो 2001 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य दुनिया भर में फैले प्रवासी राजस्थानियों को उनकी जड़ों से जोड़ना और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी को सुगम बनाना है। गुवाहाटी में यह संवाद जो है कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग चैप्टर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।